हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आप सभी को पता है हमें हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण और पत्रकारिता और उसके साथ साथ भारतीय काव्य शास्त्र की 2000 MCQ और PYQ की महत्वपूर्ण सीरीज चला रखी है। ठीक है, और हर एक क्लास में हम 35 क्वेश्चन करते हैं भाई। ठीक है, तो अभी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर से ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। और भाई साथ के साथ मैं आप सभी के लिए प्राइमर लगाने लग रही हूँ। रीतिकाल का, द्विवेदी काल का, भारतेंदु युग के मैंने सभी के प्राइमर लगाए, तो प्लीज़ आप उन क्लासों को भी ज़रूर से ज़रूर देखें। आपके काफ़ी डाउट उनमें से क्लियर हो जाएंगे और आपके पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास वो रहने वाली हैं। तो आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं। 490 तक क्वेश्चन कर लिए थे हमने। 491 से क्वेश्चन है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर को चुनिए। ठीक है भाई, तो सही उत्तर हमें चुनना सूची 1 और सूची 2 भाई। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य इसके प्रवर्तक रहेंगे। शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी प्रवर्तक रहेंगे भाई। और द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य प्रवर्तक रहेंगे। तो 3 4 2 1 ये मैंने काफ़ी बार आपको बता दिए हैं। 3 4 2 1 3 4 2 1 डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रामानंद डैश की शिष्य परंपरा में आते हैं। जो रामानंद है वो किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? रंगाचार्य, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य या पुंडरीकाक्ष। तो रामानंद भाई रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं, ये आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। और रामानुजाचार्य की 14वीं और 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए भाई। ठीक, आपको ध्यान रखना, 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा में रामानंद हुए। ठीक है, और हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद को ही माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है हिंदी में भी। हिंदी काव्य में राम काव्य के पुरस्कर्ता कौन माने जाते हैं? तो रामानंद ही माने जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो रामानंद है इनका 14वीं शताब्दी क्या भी 14वीं सदी में इनका जन्म माना जाता है। इन्हें वर्तमान थे भाई उसमें थे। और इनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं रामानंदाचार्य के, क्योंकि पूछा जाता है रामानंद के। ठीक है, वैष्णव मताब्ज भी पूछा गया है। वैष्णव मताज, भास्कर, श्री रामार्चन पद्य तो काफ़ी बार पेपर में पूछा गई इनका ग्रंथ है भाई। योग चिंतामणि रामानंद जी का ही है। तो योग चिंतामणि। ठीक है, आनंद भास भी इनका ही है। और राम रक्षा स्तोत्र, क्या भी राम रक्षा स्तोत्र, ये भी रामानंद जी के काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सद्दुकड़ी भाषा से आशय है। सद्दुकड़ी भाषा से क्या आशय है देखते हैं। इसमें कटु उक्तियों का प्रयोग हो नहीं, इसमें अक्खड़पन की झलक हो नहीं, इसमें अनेक प्रांतीय भाषा बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। बिल्कुल ठीक है भाई, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। जो सद्दुकड़ी भाषा इससे आश्रय है, इसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों का शब्दों का मिश्रण होता है, उसको सद्दुकड़ी भाषा कहा जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी भाषा कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या कहा है भाई? पंचमेल खिचड़ी। ये काफ़ी बार पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरती से आशय है। जो सुरती है इससे क्या आशय है? ठीक है, तो उन्माद, विरक्ति, ध्यान या आनंद का अनुभव। तो भाई सुक्ति शब्द से आशय है आनंद का अनुभव। ठीक है, उन्माद का आशय क्या है? तो पागलपन भी कह देते हैं उन्माद को, और सनक भी कह देते हैं। ठीक है, इससे इनका अर्थ है विरक्ति, आपको पता है वैराग्य होता है। ध्यान स्वरूप चिंतन होता है। ठीक है, मैंने आपको चारों के आशय बता दिए, इनके अर्थ मैंने आपको बता दिए भाई।
अगला क्वेश्चन है, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ काशी, प्रयाग, पंढरपुर या उज्जैन। तो संत साधना का साहित्यिक रूप पंढरपुर से प्रारंभ हुआ था। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है निर्गुण मार्ग, लिख लो आप कहीं भी, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कौन है? कबीरदास ही थे। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है भाई। अगला क्वेश्चन है, अंगवधु डैश की रचना है। जो अंगवधु है ये किसकी रचना है? गरीबदास की, मिस्किनदास की, मलुकदास की या दादू दयाल की। तो अंगवधु दादू दयाल की काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और दादू दयाल के संप्रदाय को एक किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दादू दयाल की काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हरडेवाणी और काया बोले भी, काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये इनकी दादू दयाल की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम सूफी कवि है। जो हिंदी है इसके प्रथम सूफी कवि कौन माने जाते हैं, ये हमें बताना है। तो मुल्ला दाऊद, जायसी, मुल्ला वजीही या कुतुबुन। तो पर हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद माने जाते हैं भाई। ठीक है, और इनकी रचना का क्या नाम है? चंदायन है। कल भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, इनका काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है चंदायन मुल्ला दाऊद का। और इसके नायक का क्या नाम है? लोर। ठीक है, लोर या लोरिक भी कह देते हैं इसको। और इसकी नायिका कौन है? चंदा। और चंदायन में लोरिक और चंदा की प्रेम कथा ही वर्णित है भाई। अगला क्वेश्चन है, अनहलक यानी मैं ही ब्रह्मा हूँ डैश की घोषणा है। जैसे कि मंसूर की, अमीर खुसरो की या कबीर की। तो भाई अनहलक डैश की घोषणा तो मंसूर की घोषणा है, यानी मैं ही ब्रह्मा हूँ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुन के गुरु का क्या नाम था? जो कुतुबुन है इनके गुरु का क्या नाम था? काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। सैयद अशरफ, दामो, मेहंदी बुरहान या शेख बुरहान। तो भाई शेख बुरहान कुतुबुन के गुरु का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये शेर शाह के पिता हुसैन शाह के समकालीन थे। कौन भी? हुसैन शाह के समकालीन कौन थे? कुतुबुन। ठीक है, हुसैन शाह कौन है? शेर शाह के पुत्र हैं। ठीक है, और कुतुबुन क्या है? सूफी प्रेम काव्य परंपरा के कवि हैं। और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है कौन सा है? बताइए आप, कुतुबुन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो मिर्गावती, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार। जो सूफी कवि है इनका सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? तो वक्रोक्ति, समाउक्ति या अनुप्रास या सलेस। तो भाई सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार समासोक्ति है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जायसी सूफी कवियों में सबसे प्रमुख माने जाते हैं, आप सभी को पता है। जो जायसी जी है ये सूफी कवियों में सबसे प्रमुख माने जाते हैं। और इन्होंने ही पद्मावत महाकाव्य की रचना की है। और सूफी कवियों की भाषा कैसी है? काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, अवधी भाषा है। अगला क्वेश्चन है, रस रत्न के रचयिता कौन है? तो रस रत्न ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है? जान कवि है, फूकर कवि है, शेख नबी है, शेख निसार है। तो रस रत्न के रचयिता फूकर कवि रहेंगे। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन है, आलवार वैष्णव की संख्या है। जो आलवार वैष्णव है इनकी संख्या कितनी है? तो कितनी है भाई? 9 है, 10 है, 11 है या 12 है? तो भाई 12 आलवार वैष्णव की संख्या है। कितने थे भाई आलवार? 12 थे।
ठीक है, कितने थे? 12 थे। और ये दक्षिण भारतीय वैष्णव भक्तों को आलवार कहते थे। आलवार किन को कहता थे? किन को कहते थे? दक्षिण भारतीय वैष्णव भक्तों को आलवार कहा जाता था। और आलवारों में कृष्ण और राम दोनों की आराधना होती थी। जो आलवार थे इनमें भाई कृष्ण की आराधना भी की जाती थी, ठीक है, और राम की भी आराधना की जाती थी, आपको ध्यान रखना है। और इनका संबंध दक्षिण भारत के केरल प्रांत से था। किससे था भाई? केरल प्रांत से था आलवार वैष्णव का भी संबंध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? ठीक है, जो रामचरितमानस है इनमें विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? विभत्स, ठीक है। तो अरण्यकांड और लंका कांड में, सुंदरकांड और उत्तरकांड में, बालकांड और अयोध्याकांड में, या उपयुक्त सभी में? तो भाई अरण्य और लंका कांड में विभत्स रस का क्या है? प्रयोग हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और रामचरितमानस की रचना, ठीक है, तुलसीदास ने संवत 1631 ईस्वी में की थी। और इसमें भाई 7 कांड है। रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। जो अयोध्या कांड है इसको भाई क्या कहा जाता है? जो रामचरितमानस है, ठीक है, इसका भाई हृदय स्थल कहा जाता है अयोध्या कांड को। ये ध्यान रखना, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। और रामचरितमानस की भाषा कैसी है? तो अवधी भाषा में रचित ये एक महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है, सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन है? जो सीतायन है भाई, ठीक है, काव्य, इसकी प्रधानता क्या है भाई? इसमें भाई सीता को प्रधानता देकर ये लिखा गया काव्य, इसके रचयिता हमें बताना है। नाभादास, पौलिंक, राममूर्ति, जानकी रसिक शरण या रामप्रिया शरण। तो सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता रामप्रिया शरण रहेंगे। दी आंसर बिल्कुल सही है। और नाभादास जो है इन्होंने तुलसी के समकालीन राम भक्ति कवि ये माने जाते हैं। जो नाभादास जी है ये तुलसी के समकालीन राम भक्त कवि माने जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। और नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात किया था भाई, ठीक है। और जो ये नाभादास जी है इनके गुरु का क्या नाम था? अगरदास था, ठीक है। और इन्होंने ब्रज भाषा में, ठीक है, ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की थी, ठीक है, ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 505वां, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? यानी पूरे भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, या ईश्वरीय लीला का गायन। तो भाई पूरे भक्तिकालीन काव्य में यानी समग्र भक्तिकालीन काव्य में अहंकार का त्याग, ये विशेषता क्या इसमें लागू होती है, आपको ध्यान रखना है। और जो भक्तिकालीन कवियों में अहंकार की भावना का अभाव था, यानी बिल्कुल अहंकार की भावना नहीं थी, ठीक है। और कबीर जैसे भक्त कवियों ने सामान्य जनमानस को ही अहंकार से दूर करने यानी दूर रहने का संदेश दिया था भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर पहचानिए। तो लक्षण ग्रंथ है भाई और आचार्य है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो रसिक प्रिया है, जो रसिक प्रिया है ये किसका ग्रंथ है? तो केशवदास का है। ए का 4 है। काव्य प्रकाश चिंतामणि का है। बी का 1। ललित ललाम मतीराम का है। सी का 2। रस रहस्य कुलपति मिश्र का रहेगा, यानी डी का 3। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी है? देखते हैं। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति पूछी है भाई। नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, अलंकार विवेचन, छंद विवेचन, शब्द शक्ति और काव्य गुण दोनों विवेचन भाई। तो भाई नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। और जो रीतिकाल है इसमें भाई श्रृंगारिक रचनाओं की प्रधानता रही है। श्रृंगारिक रचना काफ़ी
हुई है रीति काल में, यानी प्रधानता रही है। और यह युग मुक्तक रचना का युग रहा है। ठीक है, मुक्तक रचना का भी युग रहा है। कौन सा? रीति काल। इसमें कवित सवैये दोहे भी काफी लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान गीता डैश की कृति है। जो विज्ञान गीता है ये किसकी कृति है? केशवदास, सूरदास, तुलसीदास या बिहारी? तो विज्ञान गीता केशवदास की कृति रहेगी। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, और इनकी अन्य रचनाएं हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई केशवदास की रचनाएं। रसिक प्रिया हमने ऊपर देखा था, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी है। रामचंद्रिका, ठीक है, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, वीर सिंह देव चरित्र, छंदमाला इत्यादि, ये सभी केशवदास की रचनाएं हैं। और सूरदास की कौन कौन सी है? साहित्य लहरी, सूरसागर और सूर सारावली, ये भाई सूरदास की रचनाएं रहेंगी। तुलसीदास की 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं, इनमें से 6 अवधि में हैं और 6 ब्रज में हैं। ठीक है, जिसमें राम आता है, राम और अवधि आता है, सॉरी राम और मंगल आता है, वो तो अवधि में है और बाकी उनकी ब्रज भाषा में है। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तुलसीदास की रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रसन्न, जानकी मंगल, दोहावली, विनय पत्रिका इत्यादि। और बिहारी की एक ही काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे बिहारी की काफ़ी महत्वपूर्ण रचना कौन सी है भाई। ठीक है, और मैं काफ़ी बार आपको बता चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन है, भाषा भूषण के रचयिता है, यानी भाषा भूषण के रचयिता कौन है? भूषण है, देव है, कुलपति मिश्र है, जसवंत सिंह है। तो भाषा भूषण के रचयिता जसवंत सिंह रहेंगे। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और जसवंत सिंह भाई रीति काल के प्रमुख कवियों में आते हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अप्रोक्ष सिद्धांत, सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश इत्यादि भी। अगला क्वेश्चन है, रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा है। ठीक है, रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा रहा है ये हमें बताना है। तो सवैया है, दोहा है, चौपाई है, छप्पी है। तो रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद भाई सवैया रहा है भाई। ठीक है, सवैया छंद रहा है। ए आंसर अपना बिल्कुल सही है। रीति काल को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है, ये भी मैंने किया गया है, ये मैंने आपको बताया है पिछली क्लास में। जिस बच्चे ने पीछे क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पर जाके क्लासों को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है भाई। तो भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है, क्या है? शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक या दूषण उल्लास? ठीक है, तो शिवराज भूषण ये अलंकार निरूपक ग्रंथ है भूषण जी का, ये आपको ध्यान रखना है। और जो भूषण है ये रीति काल के रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि है भूषण जी। और भूषण मुख्यतः वीर रस के कवि है, वीर रस के कवि है भूषण जी, ठीक आपको ध्यान रखना है। और इनको भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो चित्रकूट के राजा रुद्रशाह ने प्रदान की थी, आपको ध्यान रखना है। और भूषण जी को अपने काव्यों में शिवाजी तथा छत्रसाल के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, मतीराम की भाषा है, जो मतीराम है इनकी भाषा क्या है ये आपको बताना है। तो क्या है मतीराम की भाषा? बोलचाल की ब्रज भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा, साहित्यिक अवधी या साहित्यिक राजस्थानी? तो भाई मतीराम की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो मतीराम है ये चिंतामणि और भूषण के सहोदर है, यानी भाई है। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मतीराम किसी स्निग्ध, क्या भी स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। ये काफ़ी बार पूछा गया है भाई, कोटेशन काफ़ी बार पूछी गई है। मतीराम किसी स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है, ये किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन रहेगा। और भाई जो मतीराम है इनके काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से मैंने पीछे भी आपको बताया, फूल मंजरी साहित्य सार,
रसराज, ललित ललाम, वृत्त कौमुदी। ठीक है, ये इनके काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है भाई। अगला क्वेश्चन है, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है? तो वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि पूछा है, कौन है? तो घनानंद है, रसलीन है, पद्माकर है या आलम है? तो भाई वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि घनानंद रहेंगे। कौन है भाई? घनानंद है। और घनानंद रीति मुक्त, कल भी मैंने आपको बताया था, रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि है घनानंद। और ये मोहम्मद सारंगीले के आश्रय में रहते थे, ये भी ध्यान रखना है। और इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, सुजानसार घनानंद की, इश्कलता, वियोगवेली, कोकसार, यमुना यश भाई। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं घनानंद की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस ग्रंथ में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना दृष्टव्य है? सबसे प्राचीन गद्य का नमूना है भाई इनमें से, तो आपको बताना है। गोरखसार, योग वशिष्ठ, पद्म पुराण या उदयभान चरित्र? तो भाई गोरखसार में, ठीक है, इसमें क्या सबसे प्राचीन ग्रंथ का नमूना दृष्टव्य है, ये आपको ध्यान रखना गोरखसार में। और यह गोरखनाथ की ही रचना है। किसकी रचना? गोरखसार गोरखनाथ की रचना है। और गोरखनाथ के गुरु कौन है? मैंने काफ़ी बार आपको बताया है, मच्छेंद्र नाथ भाई। ठीक है, मच्छेंद्र नाथ हैं। ठीक है, और मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक भी माना, ये मैंने आपको बता रखा पहले भी। और गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ काफ़ी है भाई। ठीक है, जैसे जैसे आत्मबोध, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा इत्यादि। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और भाई उदयभान चरित्र रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है। और रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित्र किसकी रचना है? तो इंशाअल्लाह खां की ये क्या है? रचना रहेगी, आपको ध्यान रखना है। और योग वशिष्ठ किसकी है? ये राम प्रसाद निरंजनी की रचना रहेगी, योग वशिष्ठ भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पंजाबी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली में रचित रचना है, योग वशिष्ठ भाई। अगला क्वेश्चन है, लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? शकुंतला नाटक, प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी या बेताल पच्चीसी? तो भाई लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रेम सागर। ठीक है, और लल्लू लाल ने उर्दू को, जो उर्दू भाषा, इसको क्या कहा है? तो यामनी भाषा कहा है। क्या कहा है? यामनी भाषा कहा है। अगला क्वेश्चन है, सुख सागर का विषय है। जो सुख सागर है इसका विषय क्या है? क्या है भी सुख सागर का विषय? तो शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग, गीता के प्रेरक प्रसंग या विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग या इनमें से कोई नहीं? तो भाई सुख सागर का विषय विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सुख सागर किसकी रचना है? तो भाई मुंशी सदासुख लाल की रचना रहेगी, मुंशी सदासुख लाल। ठीक है, यानी नियाज, इनकी ये प्रमुख रचना रहेगी, आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें से एक कथन, दूसरा उसका कारण है। ठीक है, हमें ठीक जो गलत है वो बताना है, जो गलत नहीं है वो बताना है। देखते हैं, कथन ए, भारतेंदु युग के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया था। बिल्कुल ठीक है, युग के सभी लेखक पत्रकार थे, सभी तो नहीं थे भाई लेखक पत्रकार। तो ए सही है और आर गलत है। आंसर देख लेते हैं, यहाँ है ए सही है, आर गलत है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, यानी ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आप थ्योरी क्लासें लगाएंगे। ठीक है, तो चैनल पर थ्योरी क्लासें भी है भाई, तो जाकर आप देख सकते हैं थ्योरी क्लासों को भी। और साथ में मैंने आज से स्टार्ट की है थ्योरी क्लासें, प्लस में उनके PYQ है, एक यूनिट हर रोज़ आपको मिलेगी, साथ में उसके PYQ, तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर करना। थोड़ी थ्योरी प्लस में PYQ आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है,
हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले हैं। तो हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले कौन है? दयानंद सरस्वती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दयानंद सरस्वती हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले में सम्मिलित है। और दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी भाई। और इन्होंने संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा को प्रमुखता प्रदान की थी, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? जो खड़ी बोली हिंदी है इसका विकास किस भाषा से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रज, अवधी, दक्खनी हिंदी या अपभ्रंश? तो भाई अपभ्रंश, ठीक है, भाषा से खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है, आपको ध्यान रखना है। और खड़ी बोली का विकास शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, ये भी है, ठीक है, शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है, शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। और भाई यह शोर सैनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बोलियों में कौन कौन सी बोलियां हैं? खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। अगला क्वेश्चन है, राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र है तो कौन सा है? प्रजा हितैषी है, हिंदी प्रदीप है, उदंत मार्तंड है या विश्वामित्र है? तो भाई राजा लक्ष्मण सिंह का पत्र कौन सा है? तो प्रजा हितैषी रहेगा, ये आंसर अपना बिल्कुल सही है, ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। हिंदी प्रदीप किसका है? बाल कृष्ण भट्ट जी का है भाई, ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट इसके संस्थापक थे, यानी सॉरी संपादक थे हिंदी प्रदीप के। उदंत मार्तंड के कौन थे? जुगल किशोर थे। विश्वामित्र के कौन थे? कृष्ण चंद्र अग्रवाल जी रहेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो गीत गोविंदानंद भारतेंदु जी की है, नागरी नीरद प्रेमघन, पृथ्वीराज प्रयाण राधा कृष्ण दास, ठीक है, आनंद मंजरी बाल मुकुंद गुप्त, ये क्या है? सुमेलित नहीं, यानी असंगत, यानी गलत है भाई, ठीक है, ये गलत है। आनंद मंजरी किसकी है? त्रिलोक सिंह ठुकरेला की है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? भारतेंदु की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? वेद की हिंसा हिंसा न भवति तो है, विशेष से विषमोदकम भी है, बादशाह भी है, लेकिन पद्मावती नहीं है, ठीक है। भारतेंदु की पद्म जो बी आंसर है बिल्कुल सही है, भारतेंदु की रचना नहीं है पद्मावती भी। ये किसकी रचना है? ये राधा कृष्ण दास की रचना रहेगी पद्मावती। किसकी है भाई? राधा कृष्ण दास की रचना है। और ये क्या है? ये नाटक विधा से है, ठीक है। और इनके अन्य नाटक है राधा कृष्ण दास के दुखनिवाला, महाराणा प्रताप, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इनके नाटक रहेंगे। और जो ये है ये सभी नाटक है भाई भारतेंदु जी के। अगला क्वेश्चन है, बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है? ठीक है भाई, जो बाबू तोताराम है इन्होंने जोसेफ एडिसन के नाटक है, क्या नाम है जोसेफ एडिसन के नाटक का? कैटो, ठीक है। तो इसका अनुवाद किया है बाबू तोताराम ने। और इसमें पूछा किस नाम से किया है, तो किस नाम से किया है? रहस्य कथा, कृतांत, गुप्तचर, एज यू लाइक इट। तो कृतांत नाम से इसका अनुवाद किया है कैटो का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो बाबू तोताराम थे ये भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है, भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की थी बाबू तोताराम ने, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और भाषा हरिश्चंद्र चंद्रिका के लेखकों में से भी ये एक थे। और इनकी रहस्य कथा बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। जो रहस्य कथा है जो रहस्य कथा है ये बाल कृष्ण भट्ट की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है। प्रताप नारायण मिश्र के जो निबंध है इनकी प्रधान विशेषता हमें बतानी है, तो क्या है? तो सरलता है, क्लिष्टता है, गंभीरता है या विनोद प्रियता है? तो इनके निबंधों की प्रधान विशेषता विनोद प्रियता रहेगी भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके प्रमुख निबंध भी ऐसे है, समझदार की मौत, आप बात, मनोयोग, मूछ, घूरे के लत्ता बीने, कतान के डोल आदि भाई, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युग का एक और नाम है। तो द्विवेदी युग का एक और नाम कौन सा है? संक्रांति काल, संधि काल, जागरण सुधार काल या गद्य काल। तो द्विवेदी युग का एक और नाम जागरण सुधार काल है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और ये द्विवेदी युग का नामकरण डॉक्टर नगेंद्र ने किया था। जागरण सुधार काल, ठीक है, ये द्विवेदी युग को किसने नाम दिया था? तो डॉक्टर नगेंद्र ने दिया था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग का नाम नई, देख लो भाई, रामचंद्र शुक्ल जी ने द्विवेदी युग को क्या नाम दिया है? तो नई धारा द्वितीय उत्थान, नई धारा द्वितीय उत्थान, ठीक है। और द्विवेदी युग की समय सीमा क्या रहेगी? 1900 से लेके 1918 ईस्वी तक मानी गई है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ आज की अपनी क्लास के 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें भाई। तो आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।